नमस्कार मित्रों, चलिए आज शुरू करते हैं अपराजिता की वेदना भाग 7। पति के कटुतापूर्ण व्यवहार और शब्दों के प्रहार से मन खिन्न हो गया है, लेकिन शांति बना रहे इसके लिए मार खाकर भी मुंह पर ताले जड़ लिए थे। जिंदगी अब बीच मझधार में खड़ी है। आधी उम्र तो ताने और अत्याचार झेलते हुए गुजर चुकी है। बची कुची जिंदगी बस अब गुजर जाए, यही इच्छा मन में शेष बच गई है। बस ईश्वर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। संदीप कहता है, माँ चाय बनाओ। अभी बनाती हूँ बेटा। मेरा उदास चेहरा देखकर वह भी परेशान है। मुझे धीरज धरने के लिए कहता है। चाय पीने के बाद रात का भोजन बनाने रसोई में चली जाती हूँ। मैं हर दिन की तरह आज खुद भोजन लेके पति के पास ले जाने का हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि वे बेहद गुस्से में थे और मुझे देखने के बाद उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा। पहले भी ऐसा हो चुका था। ऐसी स्थिति में बच्चों से भोजन भिजवा दिया करती थी। इस बार की घटना अन्य घटनाओं से बिल्कुल विपरीत थी, अतः मेरा मौन रहना ही उचित था। जब संदीप भोजन लेकर गया तो उन्होंने आज भोजन करने से साफ मना कर दिया और अपनी जिद पर अड़े रहे। बच्चों ने मुझसे कहा, बाबूजी से माफ़ी मांग लो माँ, मामला शांत हो जाएगा और बाबूजी शायद मान जाए। मम्मी की पढ़ाई 2 वर्ष में पूरी होगी और मुझे इसी घर में रहना है। पति के अलावा अभी बेटों की भी जिम्मेवारी पूरी करनी है। फिर पति से स्वाभिमान करके कहाँ जाऊंगी। वर्षों से तो माफ़ी मांगते आ रही थी। चलो एक बार और बच्चों के लिए माफ़ी मांग लेने में क्या हर्ज। मेरा अस्तित्व खत्म तो नहीं हो जाएगा। मैं भोजन की थाल लेकर जाती हूँ और चरण पकड़कर माफ़ी मांगने के लिए बैठ गई। अजी मुझे माफ़ कर दीजिए। उन्होंने एक लात मारकर मुझे गिरा दिया। मैं चुपचाप बिना कुछ बोले अंदर आ गई। मझला बेटा सहानुभूति व्यक्त करता है, पर छोटा बेटा उग्रता से कहा, ठीक हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम इसी के लायक हो। मैं चुपचाप रही, पर भाई ने उसे डांटा। माँ से ऐसे बदतमीजी से बात करना तुमने किससे सीखा? तुरंत माफ़ी मांगो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और इस बार नौकरी में आने का प्रयास करो। 2 वर्ष से नौकरी के लिए परीक्षाएं दे रहे हो, पर तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है। वह पैर पटकता अंदर चला गया, पर मुझे उसके लक्षण अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। पिता का वह विशेष लाडला है और इसीलिए उनके इशारे पर चलता है। मैं दोनों भाइयों को भोजन करा देती हूँ और मैं स्वयं भी खाना खाकर सो जाती हूँ। जो होगा सुबह देखा जाएगा। रात के बाद सुबह होना तो प्रकृति का विधान है। ऋतुओं का भी परिवर्तन होता है। यह तो जीवन भी ऋतुओं की तरह परिवर्तनशील है। कल जीवन कैसा और क्या करवट लेगा किसी को पता नहीं। चलो कल की बात सोचेंगे। मेरे अंतर आत्मा की सोच उम्र के साथ बहुत बदल रही थी। चिड़ियों की चहचहाट से नींद खुलती है। रोज की तरह घर के सामने पार्क में टहलने चली जाती हूँ। अभी बाकी लोग सोए हैं। टहल कर आती हूँ, तब सबके लिए चाय बनाती हूँ। यही कुछ वर्षों से मेरा रूटीन है। तनाव के कारण हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो गई हूँ। डायबिटीज़ भी बॉर्डर लाइन पर दस्तक दे चुकी है। उसके बावजूद घरेलू दिनचर्या नियमित रहती है। सबकी देखभाल करते हुए दवा भी नियमित लेती हूँ। पार्क से टहलकर पेपर बाहर बरामदे से उठाते हुए अंदर आती हूँ और उसे नियत स्थान पर रख कर रसोई में जाती हूँ। चाय बनाकर रोज की तरह पति को देने जाती हूँ। तड़ाक चाय की प्याली पटक देते हैं। दोनों बेटा दौड़ा आता है। अब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने तो बस अपना फ़र्ज़ निभाया है। पम्मी होनहार बेटी है, उसे सपने पूरे करने का एक मौका तो मिलना चाहिए था, सो मैंने पूरी की है। कुसुम की ज़िंदगी को देखकर सबक सीख चुकी हूँ। यह काम आपको करना चाहिए था। आप चाहते तो कुसुम की ज़िंदगी भी बर्बाद होने से बच जाता, लेकिन आपकी अड़ियल स्वभाव का नतीजा हमारी बेटी भुगत रही है। मैं माँ होने के नाते अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ। मैं डट करके कहती हूँ, मुझे आज कौन सी शक्ति मिल गई कि मेरे सुर में विरोध और विद्रोह के भाव थे। इन्होंने कहा, अब तुम बहस लगाना सीख गई हो। 1 घंटे के अंदर घर छोड़कर चली जाओ। मेरा भी उस समय ब्लड प्रेशर 7वें आसमान पर था और चुपचाप बैग उठाया और घर से चल पड़ी और बैठ गई उदय बड़े बेटे के घर जाने वाली बस पर। वह अपने परिवार के साथ झांसी में रहता है और वहीं सरकारी जल विभाग में नौकरी करता है। शाम तक उसके घर पहुंचती हूँ। वह मुझे अचानक अकेला देखकर अवाक हो जाता है। प्रणाम पाती की औपचारिकता निभाने के बाद पूछता है, अरे माई, अचानक कैसे आना हुआ? मुझे खबर देती तो मैं भी तुम्हें लेने आ जाता। घर में बस कुशल क्षेम तो है, वह भी बचपन से घर की हर परिस्थिति से वाकिफ है। शालिनी मेरी बहू चाय लेकर आती है और कहती है, माँ जी चाय पीकर नहा लीजिए और नाश्ता करके थोड़ा आराम भी कर लीजिए, सफ़र का थकान होगा। बातें तो बाद में भी होते रहेगी। ठीक कहती हो शालिनी।
उदय का पारिवारिक जीवन बहुत ही संतुलित है। बेटे बहू का आपसी रिश्ता प्रेम से भरा है। दोनों एक दूसरे की भावना का कद्र करते हैं। उसके तो बड़े बच्चे हैं। पम्मी और उदय में, दोनों भाई बहन में उम्र का बड़ा फासला है। उदय ऑफिस चला जाता है और शालिनी भी अपने घरेलू काम में व्यस्त हो जाती है। मेरा पौत्र अभी 12वीं पास किया है और पौत्री 10वीं की छात्रा है। दोनों बच्चे मेरे इर्द गिर्द बैठे हैं। मैं भी सब कुछ भूलकर उनके साथ खुश थी। कभी कैरम बोर्ड तो कभी लूडो खेलती हूँ। शाम को उदय ऑफिस से आता है और उसके चेहरे की बेचैनी मैं साफ पढ़ पा रही थी। वह जानना चाहता है आखिर माँ क्यों चली आई। कपड़े चेंज करके मेरे पास आता है और माई कैसा बीता आज का दिन। बहुत आनंद से उदय। आराम करने के बाद बच्चों के संग खेल का आनंद लिया। शालिनी चाय बनाओ। हाँ बना रही हूँ। मैं उससे स्वयं ही बताती हूँ। उदय तुम्हारे बाबूजी बहुत नाराज हैं। लेकिन क्यों माई। पम्मी दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए परीक्षा दी थी और वह पास कर गई और मैंने बाबूजी के मना करने पर भी उसका एडमिशन अकेले जाकर करवाई। उसके भविष्य को ध्यान में रखकर कुसुम की स्थिति तो तुम देख ही रहे हो। हाँ अच्छा तो किया माई। पम्मी पढ़ने में होनहार है। आगे पढ़ लिख कर अपने पैर पर खड़ी हो जाएगी ताकि भविष्य में किसी तरह के हालात से निपटने के लिए सक्षम हो जाएगी। मैं भी यही सोचकर बड़ी हिम्मत से उसका एडमिशन करवा आई हूँ। जब मैं लौट कर घर आई तो बाबूजी ने मुझसे कहा घर छोड़कर चली जाओ नहीं तो मैं अनर्थ कर दूंगा। मैं उनसे माफ़ी भी मांगी और समझाने का भी भरसक प्रयास किया पर वे जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। अतः गुस्से को देखते हुए कुछ दिनों के लिए सोचा बच्चों के साथ बिता लूँ। संदीप और अमित बाबूजी को समझाने का प्रयास नहीं किया। तुम तो जानती ही हो बाबूजी का स्वभाव। वे कहाँ सुनते हैं किसी की बात अपने जिद के आगे। चलो माई कोई बात नहीं। अभी रहो कुछ दिन फिर मैं तुम्हें लेकर स्वयं बाबूजी के पास चलूँगा। कुछ देर बाद पम्मी से भी बात करूँगा। उसकी पढ़ाई के खर्चे मैं पूरी करूँगा माई तुम चिंता ना करो। तुम अस्वस्थ भी रहती हो कल तुम्हारा चेकअप भी करा दूँगा। मैं थोड़ी निश्चिंत हो जाती हूँ। उदय मुझे लेकर बाबूजी के पास जाएगा तो उन्हें कुछ तो फ़र्क पड़ेगा और थोड़ी लज्जा भी आएगी। अभी तो बच्चों के साथ ज़िंदगी को खुशी से बिता लूँ। पम्मी को उदय फ़ोन लगाता है और उसे उत्साहित करता है। मुझे तुम पर गर्व है। अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी सब चिंताओं से मुक्त रहो बहन। अपना बैंक डिटेल मुझे भेज देना। मैं तुम्हारी ज़रूरतों को पूरी करता रहूँगा। तुम सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और माई के संघर्ष को सार्थक करो। ठीक भैया सादर प्रणाम। खुश रहो बहन। माँ का ध्यान रखिएगा। तुम निश्चित रहो माँ अभी मेरे पास ही हैं। अतीत के कितने पन्नों को और खोलूं और कितने को अंतर मन में कैद कर लूं। कुछ घाव तो इतने गहरे हैं कि कुरेदने पर खून भी ना निकले। अब मेरी आगे की स्थिति को जानने के लिए कहानी के अगले भाग तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।